हेलो दोस्तों। आज हम जानेंगे पटेलोफिमोरल पेन के बारे में, जिसको हम एंटीरियर नी पेन भी कहते हैं। एंटीरियर नी पेन और पटेलोफिमोरल पेन स्पोर्ट्स मेडिसिन में सबसे कॉमन प्रॉब्लम्स में से एक है, लेकिन सरप्राइजिंगली सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टूड प्रॉब्लम भी है। आज हम डिस्कस करेंगे सिर्फ स्ट्रक्चर नहीं, बल्कि बायोलॉजी, लोडिंग और पेशेंट बिहेवियर के पर्सपेक्टिव से। ट्रेडिशनली हम एंटीरियर नी पेन को स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम से एक्सप्लेन करते आए हैं, जैसे कि कार्टिलेज डैमेज है, माल ट्रैकिंग है, अलाइनमेंट इशू है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, बहुत पेशेंट्स में सिवियर डैमेज होने के बाद भी पेन इतना ज़्यादा नहीं होता। और कुछ पेशेंट्स में इमेजिंग बिल्कुल नॉर्मल है, एमआरआई बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन पेन बहुत सिवियर है। तो क्लियरली पिक्चर में कोई और भी फैक्टर्स हैं जो हम मिस कर रहे थे आज तक। उसी को हम डिस्कस करेंगे। ये एक कॉमन कंडीशन है जिसे कहते हैं एंटीरियर नी पेन और पटेलोफिमोरल पेन। इसलिए काफी कंफ्यूजिंग भी है, क्योंकि इमेजिंग और सिम्टम्स का तालमेल नहीं बैठा। इसलिए हमें एक नए मॉडल की जरूरत थी, जो हमें बहुत रिसेंटली मिला। इसको हम कहते हैं मल्टीफैक्टोरियल मॉडल, जिसमें एंटीरियर नी पेन को बहुत सारे फैक्टर से जोड़ा जाता है, जैसे कि लोडिंग कैपेसिटी, टिश्यू कैपेसिटी, बायोमैकेनिक्स और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। इन सब का तालमेल इकट्ठा बनता है, तो जानते हैं हम कि पटेला फिमोरल पेन कैसा है और क्यों है। कॉन्सेप्ट याद रखिए, इसे कहते हैं लोड वर्सेस टिश्यू कैपेसिटी। अगर लोड ज्यादा है, टिश्यू कैपेसिटी कम है, तो आपका पटेला फिमोरल जॉइंट पेनफुल होगा। अगर लोड कम है, कैपेसिटी ज्यादा है, तो ये पेनलेस होगा। तो फायदा सिंपल है, लोड वर्सेस टिश्यू कैपेसिटी याद रखना है। पूरा पुराने कॉन्सेप्ट में हम देखते थे कि स्ट्रक्चर कैसा है, अलाइनमेंट कैसी है। अब ये सारे लोड वर्सेस टिश्यू कैपेसिटी का कॉन्सेप्ट आ गया, टिश्यू होम्योस्टेसिस का कॉन्सेप्ट आ गया, टिश्यू एनवेलप का कॉन्सेप्ट आ गया। ये सारे हम पॉइंट डिस्कस करेंगे, जिससे हम एमआरआई, सिर्फ एक्सरे से हम बाहर जाते हैं, और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स और टिश्यू लोडिंग फैक्टर्स, ये सब से हम जुड़ते हैं और पता लगता है कि ये हमें पटेलोफिमोरल पेन या एंटीरियर नी पेन क्यों हो रहा है। एनवेलप का कॉन्सेप्ट सिंपल है। हर नी का एक एनवेलप ऑफ फंक्शन होता है, जिसमें वो नी आराम से काम करता है। इस एनवेलप में नॉर्मल फंक्शन होता है। जैसे ही लोड की कैपेसिटी ज्यादा होती है, नी एनवेलप से बाहर जाता है और पेन डेवलप होता है। तो सरल शब्दों में, पेन का मतलब है आपका घुटना उस लोड से अडॉप्ट नहीं कर पा रहा है। इसे कहते हैं एनवेलप फंक्शन। देखो, एनवेलप आपको दिखाई दे रहा है। अगर नी इस एनवेलप के दायरे में रह के काम करेगा, तो पेनलेस होगा। जब सुपरा फिजियोलॉजिकल लोड आ रहा है, यानी कि नी को लोड ज्यादा मिल रहा है उसकी कैपेसिटी से, तो उसको एडाप्टेशन नहीं कर पाएगा और पेनफुल होगा। जब सुपरा फिजियोलॉजिकल लोड आएगा या फिर स्ट्रक्चरल फेलियर का लोड आएगा, तो वो एनवेलप से बाहर जाएगा नहीं, वो होगा पेनफुल कंडीशन। और जब ऐसा होता है, तो बोन रीमॉडल होती है, स्ट्रेस चेंजेस शुरू होते हैं, साइनोवियम में इन्फ्लेमेशन होता है जिसको हम साइनोवाइटिस कहते हैं, और बोन प्रेशर बढ़ सकता है, इंट्राओशियस प्रेशर बढ़ता है। तो जब एनवेलप के बाहर जा रहे हैं, तो ये सारे चेंजेस होते हैं। इसको मिलके एनवेलप से श्रिंक हो जाता है, और एक विशियस सर्कल बन जाता है, जिसमें हम नॉर्मल एक्टिविटी में एनवेलप के बाहर है, और वो पेनफुल कंडीशन में तब्दील हो जाता है, जिससे पेशेंट हमारे पास आते हैं कि हमें घुटने की कटोरी में पेन हो रहा है, जिसको हम पटेलोफिमोरल लेबल करते हैं। अब देखना ये है कि पेन क्यों होता है। देखो दोस्तों, हमारा कार्टिलेज जो है उसमें नर्व सप्लाई नहीं है, तो कार्टिलेज हमारे ए न्यूरल स्ट्रक्चर है, यानी कि उसमें पेन जनरेट नहीं होगा। पेन जनरेट होता है घुटने की साइनोवियम से, वहाँ के बोन से, फैट पैड से और रेटिनाकुलम से। इसलिए पटेलोफिमोरल पेन को कार्टिलेज डिफेक्ट बोलना सही नहीं है। हमेशा ध्यान रखिए कि पेनफुल जो राइजर होते हैं, जो पेन का सिम्बल्स देते हैं, वो साइनोवियम, बोन, फैट पैड, रेटिनाकुलम होते हैं, कार्टिलेज नहीं। कार्टिलेज में नर्व सप्लाई नहीं होती, तो ये पेनफुल नहीं होता। कुछ मैकेनिकल फैक्टर्स एग्री करता हूं मैं कि इसमें अपना योगदान देते हैं, जैसे कि ट्रोक्लियर डिस्प्लेजिया, यानी कि फीमर अच्छे से नहीं डेवलप हुआ। पटेला अल्टा, यानी कि घुटने की कटोरी ऊपर हो गई है। टीटीटीजी डिस्टेंस, यानी कि हमारी रोटेशनल एनॉमली है, ये बाय बर्थ हमारे कुछ पेशेंट्स में होती है, जिसकी वजह से पटेलोफिमोरल पेनफुल होता है। लेकिन ये हर केस में नहीं होता है, ये सिर्फ रिस्क फैक्टर है। ये मैकेनिकल फैक्टर्स पूरी स्टोरी बयान नहीं करते हैं। जैसे कि आप ये इमेजेस में देखिए, पटेला का माल इसमें माल ट्रैकिंग है, क्योंकि इसमें मैकेनिकल फैक्टर्स हैं। इसकी एनाटमी नॉर्मल डेवलप नहीं हुई है, इसलिए हमारे पास पटेलोफिमोरल पेन, यानी कि घुटने की कटोरी के दर्द की वजह से आया था। लेकिन ये हर केस में नहीं मुमकिन होता। कुछ केसेस में मसल का डिस्फंक्शन भी होता है। मसल कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली क्वाड्रिसेप्स मसल्स
हिप की मसल्स, हिप के एबडक्शन, एक्सटेंशन और डायनामिक वेलगस देते हुए मसल्स, अगर ये मसल स्ट्रांग नहीं होंगे तो पटेला में पेनफुल हो सकता है। इसलिए कई पेशेंट्स इन मसल्स की फिजियोथेरेपी और स्ट्रेंथनिंग से आराम पाते हैं। फिजियोथेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, स्पेशली अगर मसल डिसफंक्शन इज द रीजन कॉज फॉर द पटेलोफिमोरल पेन। कुछ कुछ कंडीशंस में ओवर यूज की वजह से होता है कि मसल की डेवलपमेंट ठीक होती है, लेकिन हम रिसेंटली बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं, रिपीटेटिव लोडिंग ले रहे हैं, तो मसल की कैपेसिटी से हम ज़्यादा जा रहे हैं, तो उसकी वजह से हमें होता है माइक्रो ट्रोमा, इन्फ्लेमेशन। इसकी वजह से कुछ पेशेंट आते हैं कि मसल्स तो ठीक है, लेकिन पेन इसलिए है क्योंकि रिसेंटली हमने जो नॉर्मल एक्टिविटी है उससे ज़्यादा हमने एक्टिविटी कर ली है, इसकी वजह से पेन हो रहा है। कुछ कुछ कंडीशन में बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे कि साइनोवाइटिस, सबकॉन्डल स्ट्रेस इफ्यूजन और फैट पैड इन्फ्लेमेशन। इन कंडीशन में पीआरपी इंजेक्शन कामयाब हो सकते हैं क्योंकि ये लोकल इन्फ्लेमेशन, सूजन, इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। ओवरलोड की वजह से साइनोवाइटिस डेवलप होता है और साइनोवाइटिस की वजह से पटिलोफिमोरल पेन बहुत ज़्यादा एग्जैसरबेट हो जाता है, बढ़ जाता है। तो हमें ध्यान रखना है कि मैकेनिकल कॉजेज नहीं होने चाहिए और बायोलॉजिकल कॉज भी नहीं होने चाहिए। और जब ये पेनफुल होता है तो ना सिर्फ चलने में, लोडिंग एक्टिविटी में जैसे कि स्टेयर चलना, स्क्वाट करना, जंप करना, इसमें हमारे कई गुना वजन बढ़ता है घुटने में, और ये एक्टिविटी स्पेसिफिकली बहुत पेनफुल होती है। जैसे कि स्टेयर्स मैंने लिखा है, स्टेयर्स चढ़ने में हमारे 3 से 4 गुना बॉडी वेट लगता है, स्क्वाटिंग करने में 7 से 8 गुना, और जंप करने में तो और भी ज्यादा, 20 गुना। तो नॉर्मल एक्टिविटीज की स्टेयर चलना, स्क्वाट करना, ये बहुत ज्यादा पेनफुल हो जाती है जब हमारे बायोमैकेनिक्स खराब हो जाते हैं और पटिलोफिमोरल सिम्टम से पेशेंट हमारे पास आता है, तो ये एक्टिविटी बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। हमें हमेशा ध्यान रखना है, अगर हम नी को एनवेलप के अंदर रखेंगे तो टिश्यू होम्योस्टैसिस मेंटेन करता रहता है और पेशेंट पेन फ्री रहता है। तो हमें ये एनवेलप को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। इसकी टेक्निक हम धीरे धीरे इस वीडियो में बताएंगे। और अगर डेवलप नहीं हो पा रहा है एनवेलप, तो ये पेनफुल स्टिमुलस आते हैं और हमें पेनफुल सिग्नल देंगे, जिसकी वजह से हम बहुत परेशान रहते हैं। तो टिश्यू एनवेलप को, होम्योस्टैसिस को मेंटेन करना बहुत जरूरी है पेनलेस पटेलोफिमोरल रीजन रखने के लिए। और अगर इससे क्या होता है कि कभी कभी बहुत लंबा टाइम यानी क्रॉनिक केस में कई समय से अगर दिक्कत हो, तो ये क्रॉनिक बन जाती है और ब्रेन में सेंसिटाइजेशन भी शुरू कर देती है। क्रॉनिक केस में नर्वस सिस्टम भी चेंज हो जाता है, पेन फाइंडिंग से डिस्प्रोपोर्शनेट होती है, यानी कि पेनफुल स्टिमुलस इतना नहीं है लेकिन पेन की परसेप्शन बहुत ज्यादा है, क्योंकि क्रॉनिकली ये नर्वस सिस्टम को सेंसिटाइज कर देता है और इसकी वजह से परसिस्टेंट पेन रहता है। उसके बाद आप फिजियोथेरेपी करने से या फिर मैकेनिकल सिम्टम्स को ठीक करने के बाद भी पेशेंट का पेन ठीक नहीं होगा। तो हमें ध्यान रखना है कि क्रॉनिक सिचुएशन नहीं बनने देनी है। पटिलोफिमोरल पेन हो, एंटीरियर नी पेन हो, तो फटाफट से डॉक्टर के पास आना है, नहीं तो ये क्रॉनिक सेंसिटाइजेशन बनती है, सब नर्वस सिस्टम ऑल्टर भी हो सकता है। कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं जिसकी वजह से हमको फियर ऑफ अवॉइडेंस हो जाती है, यानी कि हम उसको क्लाइंबिंग को, स्क्वाटिंग को करना बिल्कुल अवॉइड करते हैं। पेशेंट में एंग्जाइटी डेवलप हो जाती है और बहुत ही कम कंडीशन में हाई हाई रिस्क में कैटास्ट्रोफाइजेशन, यानी कि एकदम एग्जैसरबेटेड एंग्जाइटी वाली फीलिंग आ जाती है, जिसमें पेशेंट को कोई भी एक्टिविटी करने से बहुत ही डर लगता है। वो सारी एक्टिविटी कम करता है, जैसे कि स्क्वाटिंग करना, जंपिंग करना, रनिंग करना। तो इसकी वजह से क्वालिटी ऑफ लाइफ काफी खराब हो जाता है। तो हमें ध्यान रखना है कि सिचुएशन डेवलप नहीं होने देनी है, अपना इलाज बहुत जल्दी कराना है, अपने एनवेलप को श्रिंक नहीं होने देना है। नॉर्मल एक्टिविटीज, सिटिंग वगैरह को हम देखना है कि कैसे कौन कौन सी एक्टिविटीज पेनफुल नहीं है, उससे हमें अपनी फिजियोथेरेपी करके मसल को स्ट्रॉन्ग करना है और अपने एनवेलप को एक्सपैंड करना है ताकि नी पेनलेस रहे। सिंपल है, एंटीरियर नी पेन प्योरली स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम नहीं है, सर्जरी की जरूरत नहीं होती। अपने एनवेलप को, होम्योस्टैसिस को मेंटेन करना है प्रॉपर फिजियोथेरेपी से, रिहैबिलिटेशन से। मैनेजमेंट सिंपल है, लोड मैनेजमेंट करनी है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है, मूवमेंट को करेक्शन करनी है और अपने आप को एजुकेशन करनी है ताकि ये लॉन्ग टर्म दिक्कत ना बने, क्रॉनिक सेंसिटाइजेशन ना हो, नर्वस सिस्टम ऑल्टर नहीं होने देना है। इस बात का ध्यान रखना है। कॉन्सेप्ट सिंपल है, लोड वर्सेस कैपेसिटी को मैनेज करना है। अगर लोड ज्यादा है, कैपेसिटी कम है, तो पेन होगा। लोड कम है, कैपेसिटी ज्यादा है, तो पेन नहीं होगा। तो इस मल्टीफैक्टोरियल कंडीशन में आपको अपने आप की कैपेसिटी बढ़ानी है, एक्सरसाइज से, स्ट्रेंथनिंग से लोड कम करना है, और मोस्ट ऑफ द केसेस में सर्जरी की जरूरत नहीं होती है। ट्रीटमेंट प्रिंसिपल में पेन किलर्स, एनसेड्स, एक्टिविटी मॉडिफिकेशन, स्ट्रेंथनिंग और पेन अवॉइडेंस से
आपका एनवेलप बढ़ता रहेगा, ओवरलोड अवॉइड होता रहेगा, और आपकी मसल स्ट्रांग होती रहेगी और पटेलोफेमोरल के चांसेस धीरे धीरे कम होते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।